अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद, एपिसोड 35। मैं सादिक के साथ नीचे पहुंचा तो कई मुलाजिम आ चुके थे। उन्हीं में से एक मतीन था, वो भी सादिक ही की उम्र का होगा। वो मुझे सूरत ही से चलता पुर्जा मालूम हुआ। दुकानें खुल गईं तो मैंने देखा कि उनमें दुनिया भर का सामान भरा पड़ा है। सामान इतना था कि सेलमैनों के खड़े होने की जगह भी नाम को थी। उन्हीं मुलाजमों में मुझे वो लोग भी दिखाई दिए जो गुज़िश्ता रोज एक कबाड़ी को साथ लेकर कोठी पहुंचे थे। इससे पहले कि सादिक मतीन को महमूद हसन का पैगाम देता, मतीन मुझे देखकर उसे कहने लगा, भाई सादिक, ये आज तुम किस नए पंछी को घेर लाए? भाई मतीन, यह हजूरे वाला का जाती मुलाजिम है। फिर उसने मतीन से मेरा तारुफ करवाया। इसी के साथ महमूद हसन ने जो कुछ कहा था वो भी बता दिया। तुम भी एक ही शय हो भाई सादिक, पहले ही बता दिया होता कि तलबी है, बाकी बातें फिर होती रहती। अब अगर डांट खानी पड़ी तो मैं सीधे सीधे तुम्हारा नाम ले दूंगा। अल्लाह के बंदे दुकानें खुलवाते रहते, सुबह ही सुबह कौन से गाहक टपके पड़ रहे हैं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता भाई मतीन मेरा नाम हरगिज ना लेना। हजूर का मिजाज आज कुछ बरहम लगता है। सादिक आजिजी से बोला, अच्छा तो फिर मैं डांट खाकर अभी आया। अब तो कुछ आदत सी हो गई है डांट फिटकार की। जिस दिन तुम्हारे हजूरे वाला से दो चार बातें ना सुन लूं खाना हजम नहीं होता। ये कहकर मतीन लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। मैं सोचने लगा कि आदमजाद भी कितनी किस्म के होती हैं। कोई अपनी इज्जत नफ्स की खातिर दौलत और इक़्तिदार को ठुकरा देता है और अपने खाक नशी होने पर फख्र करता है, और कोई जिल्लत और ख्वारी को अपनी फितरत का हिस्सा बना लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि मजलूम राबिया का मामला मेरे नज़दीक सरे फहरिस्त था। लेकिन अब मैं महमूद हसन से मिलने के बाद और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। दुश्मन को ज़ेर करने के बहुत से तरीके हैं। मैंने उन्हीं में से एक पर अमल करने का फैसला किया। दुश्मन की मजबूरी बन जाना भी एक रास्ता है। महमूद हसन पर मैंने बिला सबब ये जाहिर नहीं किया कि मुझको ड्राइविंग भी आती है। मेरे ख्याल में महमूद हसन जैसे लोग अपनी अय्यारी और मक्कारी के बलबूते पर दूसरे आदमजादों के हकूक उनसे छीन लेते हैं, उन्हें अपने मखसूस हथकंडे इस्तेमाल करके। ये लोग भी किसी मकड़ी की जाल की तरह अपने शिकार के गिर्द ऐसा जाल बनाते हैं कि शिकार उनके जाल से निकल ना सके। आदमजादों के दरमियान रहकर मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए जो राह मुतय्यन की, उसका मकसद ही मजलूमों को जालिमों से निजात दिलाना था। मुझे इसका एहसास था कि ये राह आसान नहीं और इसमें बड़े सख्त मुकाम आएंगे। महमूद हसन तो इस मकसद के हसूल की खातिर पहली सीढ़ी था। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना था। कितने ही ऐसे जालिम आदमजादों से निमटना था। सो मैंने उसी दिन से एक तरीकाकार वज़ा करके उस पर अमल शुरू कर दिया। मैं अपनी दानिश्त में हर ऊंच नीच पर गौर कर चुका था। मतीन लौट कर आया तो उसने सादिक वाली दुकान से मुझे अपने पास बुला लिया। महमूद हसन ने शायद उसे मेरे बारे में कोई खास हदायत दी थी। उसने एक मुलाजिम की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा, तुम इसके साथ गोदाम चले जाओ, वहां से कुछ सामान उठा कर लाना है। लेकिन यहाँ तो पहले ही सारी दुकान भरी पड़ी है, मजीद सामान आ गया तो कहाँ रखा जाएगा? मैंने पूछा। मियाँ, अगर तुम्हें कहीं जगह नजर ना आए तो वो सामान मेरी चांद पर रख देना, ठीक है ना? मतीन मुंह बनाकर बोला, हम तो यहाँ इतने दिन से घास काट रहे हैं, तुम बताओगे कि हमें क्या करना है? ज्यादा काबिलियत ना झाड़ो और जो कह रहा हूँ वो करो। मैं जवाब में कुछ कहे बगैर उस मुलाजिम के साथ हो लिया। इसी मार्केट के पिछले हिस्से में वो गोदाम था जहाँ पहले से दो आदमी मौजूद थे। गोदाम खचाखच भरा हुआ था। लकड़ी की दो बंद पेटियों में से एक उस मुलाजिम ने उठा ली और दूसरी पेटी मुझसे उठाने को कहा। पेटी भारी थी मगर इतनी भी नहीं कि मैं उठा ना पाता। मुलाजिम के साथ पेटी उठाए हुए मैं दुकान पर वापस आ गया। मतीन ने वो दोनों पेटियां दुकान के थड़े के नीचे एक तरफ रखवा दी। कुछ ही देर के बाद बाजार में खासी चहल पहल शुरू हो गई। आमने सामने दोनों ही दुकानों पर भीड़ होने लगी। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वहां मुफ्त सामान बंट रहा हो। 3 दर्जन ये देना, 1 गुर्स वो देना। मैं भांत भांत की बोलियां सुनता रहा। नंबर 2 चाहिए, नंबर 2, भाई मतीन ये पैसे ले लेना। दुकान के सारे मुलाजिम जैसे फिरकनी बने हुए थे। मेरा हाल भी उनसे मुख्तलिफ नहीं था। गोदामों के फेरे लगते रहे, सामान आता रहा, सेल होता रहा। मतीन काउंटर पर बैठा था मगर नोट गिनते हुए भी उसकी नजरें इधर उधर मुतहर्रिक थीं। मसरूफियत के बावजूद मैं इस धंधे का खामोशी के साथ जायजा लेता रहा। अभी तक मैंने किसी मामले में मदाखलत नहीं की थी। इसी अरसे में एक गाहक से मतीन की तकरार हो गई। तुमने मुझसे नंबर 1 के दाम वसूल किए थे और मुझे 2 नंबर माल भेज दिया, यह धांधली नहीं चलेगी। गाहक को गुस्से में कहने लगा, चीखो मत और इधर आ जाओ, दुकानदारी खराब ना करो। मतीन ने उस गाहक को अपने पास बुला लिया। हाँ, अब कहो क्या बात है? वो गाहक एक बैग में सामान भरकर लाया था। उसने वो बैग शोकेस पर रख दिया।
फिर बैग को खोलकर सामान निकालते हुए बोला, इस पर जाली मोहर लगी हुई है। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। मेड इन इंग्लैंड की बजाय इस पर मेड एज इंग्लैंड की मोहर लगी हुई है। इस बात का क्या सबूत है कि तुमने 1 नंबर के पैसे दिए थे? मतीन हुज्जत करने लगा। अब तुम सबूत मांगोगे मुझसे? इतने दिन हो गए तुमसे लेन देन करते हुए, कभी झूठ बोला है मैंने? झूठ सच को भाड़ में डालो। सुबह से शाम तक 25 ग्राहक आते हैं। अगर मैं इसी तरह सबकी बात पर यकीन कर लूं तो हो गई दुकानदारी। मतीन ने कहा, माल वापस नहीं होगा। ये मत भूलो मतीन कि तुम्हारी दुकान का पुराना ग्राहक हूँ। महमूद हसन साहब को भी अच्छी तरह जानता हूँ। ये बात उन तक भी पहुँच सकती है। फिर तुम मुझसे शिकायत न करना कि मैंने पुराने ताल्लुकात का भी ख्याल नहीं किया। मैंने इतनी देर में मालूम कर लिया कि वो ग्राहक गलत नहीं कह रहा था। इसी के साथ ये भी पता चल गया कि मतीन ने भी दानिस्ता उसे धोखा नहीं दिया। भूले से एक मुलाजिम ने 2 नंबर माल दे दिया था। ये बात भी उस ग्राहक ने ठीक ही कही थी कि महमूद हसन से उसकी अच्छी खासी वाकफियत थी। वदूद साहब ठीक कह रहे हैं। मैंने मतीन को मुखातिब किया, नंबर 2 माल वापस लेकर इन्हें नंबर 1 माल दे दें। क्या? मतीन ने मुझे हैरत से देखा। तुम इन्हें किस तरह जानते हो और तुम्हें क्या मालूम कि ये सच बोल रहे हैं? फजूल बातें छोड़ें मतीन साहब, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। मैंने मतीन को अपनी जिन्नाती सिफात के असर में ले लिया। बेहतर है मकसूद मियाँ, मतीन बोला। फिर उसने एक मुलाजिम से ग्राहक का माल वापस करके नंबर 1 माल देने को कहा। तुमने देखा मतीन इस नौजवान को? ये तुमसे ज्यादा मर्दम शनास है। तुम्हें आदमी की पहचान नहीं। अब मेरी बारी थी तो मैंने कहा, लगता है कि मतीन साहब ने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। मतीन कान दबाए मेरी बातें सुनता रहा और दुकान के दूसरे मुलाजिम उसे हैरत से देखने लगे। तुम मुझे बहुत ज़हीन, बुर्दबार और कारोबारी मालूम होते हो। मैं महमूद हसन से कहूँगा कि मतीन की जगह तुम्हें इस दुकान की जिम्मेदारी सौंप दें। तुम्हें आज मैंने पहली बार दुकान पर देखा है, पहले कहाँ थे? ग्राहक वदूद ने मुझसे कहा। मेरे जवाब देने से पहले ही मतीन नोट गिनते गिनते बोल उठा, मकसूद मियाँ मालिक के खास आदमी हैं। ये उनकी कोठी पर होते हैं। आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें दुकान पर आना पड़ा। अच्छा तो यूं कहो, तभी तो मुझे हैरत हो रही है कि तुमने इतनी जल्दी मकसूद मियाँ की बात कैसे मान ली। तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मकसूद मियाँ। इतनी सी उम्र में अल्लाह ने तुम्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। वदूद मेरी तारीफ करने लगा। फिर वदूद तो चला गया और मैंने अमलन मतीन की जगह संभाल ली। मेरे ही ईमा पर उसने बजीद होकर मुझे अपनी जगह काउंटर पर बिठा दिया था। सादी को किसी माल का सौदा करने के लिए मतीन से मशवरे की जरूरत पड़ी। वो अपनी दुकान से उठकर मतीन के पास आया। उसने जो मुझे मतीन की जगह बैठे हुए देखा तो कहने लगा, अरे मियाँ मकसूद, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाई मतीन ने तुमको अपनी जगह कैसे बिठा दिया? भाई मेरे, ये तो आप मतीन साहब से ही पूछें। मैंने एक मुलाजिम से नोट लेते हुए कहा। सादिक ने अपनी दुकान पर भीड़ भाड़ की वजह से अब तक ये देखा ही नहीं था कि मतीन की हैसियत अब नंबर 2 हो चुकी है। तुम कहो भाई सादिक, बात क्या है? मतीन ने सादिक की बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। वलायती शराब के 25 क्रेट सस्ते दामों मिल रहे हैं, तुम कहो तो सौदा कर लूं? सादिक ने राजदाराना अंदाज में मतीन की तरफ झुककर कहा। इससे पहले कि मतीन कुछ कहता मैं बोल उठा, नहीं तो 1 रोज में भाव गिरने वाला है, क्योंकि मार्केट में खासा माल आ गया है। अब इतनी खपत नहीं होगी। कई गैर मुल्की जहाज बंदरगाह पर आकर लगे हैं। शाम तक खुद आपको पता चल जाएगा। आंखें और कान खुले रखा करें। सादिक हैरान सी नजरों से कभी मतीन को और कभी मुझे देखने लगा। फिर कहने लगा, तो फिर पार्टी को वापस कर दूं? मतीन बोला, जब मकसूद मियाँ ने एक फैसला कर दिया है तो फिर कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ है। सादिक ये सुनकर अपनी दुकान पर वापस चला गया। मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि एक और पार्टी वही सौदा करने आ गई। वो पहली पार्टी से कम दाम में सौदा करने पर आमादा थी। सादिक और मतीन दोनों ही मेरी दूरअंदेशी और बाखबरी के कायल हो गई। इसी के बाद मैंने एक अजनबी शख्स से वलायती कपड़े के 10 थान खरीद लिए और उसे अदायगी कर दी। सादिक ने दबी दबी जुबान में कह ही दिया कि मैंने महंगे दामों सौदा किया है। आपको खबर नहीं सादिक साहब के गैर मुल्की कपड़ा किस भाव इस वक्त बाजार में नहीं मिल रहा। मैंने बताया, यकीन ना हो तो किसी को कपड़ा मार्केट भेजकर पता लगा लें। गैर मुल्की कपड़ा तो अलग रहा, देसी लट्ठे का भाव भी चढ़ने वाला है। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी इस बात की भी तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता रोज जो हाजी साहब कोठी पर आए थे वो दुकान पर आ गए। ये वही हाजी साहब थे कि जिन्होंने महमूद हसन के खिलाफ बनने वाला 420 का केस खत्म कराया था। भाई आज महमूद हसन साहब का दफ्तर कैसे बंद है? क्या आज वो आए नहीं? उन्होंने मतीन से पूछा। मैं उसी वक्त एक गोदाम का फेरा लगाकर आया था। बेल्जियम के बने हुए आईने मुझे एहतियात से गोदाम में रखवाने थे। मालूम नहीं जी, दफ्तर अगर बंद है तो वो नहीं आए होंगे। मतीन एक मुलाजिम को गैर मुल्की सेंट की 3 शीशियां पकड़ाते हुए बोला। हाजी साहब के चेहरे पर रूखा सा ये जवाब सुनकर नागवारी का तासुर फैल गया। मैंने उसी वक्त हाजी साहब को मुखातिब किया। आप हुक्म फरमाएं हाजी साहब, अगर साहिब नहीं आए तो हम जो आपकी खिदमत को यहाँ मौजूद हैं
साहिब की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं। हाजी साहब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, मियाँ तुम्हारा चेहरा कुछ देखा भाला सा लगता है, तुम हमें कैसे जानते हो? आप कल ही तो कोठी पर तशरीफ लाए थे, इतनी जल्दी एक खादिम आपको कैसे भूल जाता? खुश रहो मियाँ, अगर तुम ना होते दुकान पर तो शायद हमें वापस ही लौटना पड़ता। तुम जैसे लायक मुलाजमीन किस्मत ही से लोगों को मिलते हैं। हाजी साहब खुश नजर आने लगे। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा। खादिम को मकसूद कहते हैं। तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे, महमूद का हमज़ियाफा है। महमूद हसन से अब मुलाकात हुई तो तुम्हारी लायकी का जिक्र जरूर करूंगा। दरअसल मुझे गैर मुल्की कपड़े के एक थान की जरूरत थी, एक बड़े अफसर को तोहफे में देना है। मैंने सोचा कि खुद कपड़ा देख लूं तो अच्छा है। तुम्हें तो खबर होगी कि आजकल 2 नंबर माल बहुत चल रहा है। किसी मुलाजिम को भेजता तो मुझे तसल्ली न होती, इसलिए खुद चला आया। कई जगह कपड़ा तलाश किया मगर कहीं नहीं मिला तो महमूद हसन का ख्याल आया कि शायद यहाँ मिल जाए। आप हमारी दुकान पर तशरीफ लाए, ये तो हमारी इज्जत अफजाई है। मैंने कहा, जीते रहो मकसूद मियाँ, मुझे मर्दाना सूट का कोई अच्छा सा गैर मुल्की थान चाहिए, चेक में मिल जाए तो क्या ही कहने। मैंने गैर मुल्की कपड़े के जो 10 थान खरीदे थे वो मर्दाना गर्म सूटों के लिए ही थे। गोदाम से मैंने वो सारे थान मंगवा लिए। हाजी साहब ने उनमें से एक थान पसंद कर लिया और मुझसे उसकी कीमत पूछी। कीमत मालूम करके क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हाजी साहब, ये तो आप ही की दुकान है, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? साहब को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे कि जब तुम हाजी साहब को जानते पहचानते थे तो उनसे पैसे क्यों लिए। मैंने कहा, देखो मियाँ मकसूद, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? पैसे तो मैं जरूर दूंगा। हाजी साहब जिद करने लगे, तुमने भी तो आखिर ये थान पैसे खर्च करके ही खरीदा होगा। मैं तुम्हारी इतनी बात मान सकता हूँ कि जितनी लागत है ले लो, नफा चाहे ना लो। मैंने दाम के दाम हाजी साहब को वो थान दे दिया जो उन्हें बाजार में दुगने दामों भी ना मिलता। हाजी साहब चले गए तो मतीन ने मुझसे कहा, मुआफ करना मकसूद मियाँ, मुझे मालूम नहीं था कि हाजी साहब हमारे मालिक के दोस्तों में से हैं। आइंदा मैं इनका ख्याल रखूंगा। मालिक से तुम ये जिक्र न करना कि मैंने हाजी साहब को यूं ही तरखा देना चाहा था। मतीन साहब, मैं गीबत करने वालों में से नहीं हूँ, अभी आप मुझे समझे नहीं। मैंने उसे यकीन दिलाया। कुछ देर बाद गाहकों का हजूम जरा कम हो गया क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था। काम धंधा तो सब चलता ही रहता है मतीन साहब। मैंने एक और हरबा आजमाया, जान है तो जहान है, आदमी को अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। महमूद हसन के मुलाजमों को मैं अपना गर्विदा बना लेना चाहता था। मेरी बात सुनकर मतीन चौंक उठा और बोला, तुम्हें कैसे मालूम मकसूद मियाँ कि मुझे कोई तकलीफ रहती है? थोड़ी बहुत हिकमत सीखी है मैंने। कुछ अरसे में मुल्तान के एक मशहूर तबीब के साथ भी रह चुका हूँ, मैंने बताया। लेकिन तुम्हारी उम्र तो मुझे 25-30 बरस से ज्यादा नहीं लगती, मतीन ने कहा। यह भी उन्हीं हकीम साहब की जूतियां सीधी करने का फैज है। मेरी असल उम्र का आप ही क्या कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। फिर भी कितनी उम्र होगी, कुछ तो पता चले। यकीन कर लेंगे आप कि मैं 50 से ऊपर हूँ। ये कहकर मैं धीरे से हंसा। दुकान के दूसरे मुलाजमों के कान भी खड़े हुए और वो मुझे हैरत से देखने लगे। मतीन ने कहा, फिर तो मकसूद मियाँ तुम मुझसे कुछ ही छोटे होगे, मैं 55 का हूँ। तुम्हारी सेहत देखकर मुझे रश्क आ रहा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, आपके गुर्दों में तकलीफ रहती है ना मतीन साहब? हाँ वाकई, तुम तो मकसूद मियाँ कमाल के आदमी लगते हो। मतीन हैरान रह गया। मैं तो सूरत देखकर बता दूं कि आदमी किस तकलीफ में है, नब्ज देखना तो दूर की बात है। मैं बोला, जरा एक कागज दो, मैं नुस्खा लिख देता हूँ। मतीन ने जल्दी से कागज और कलम मुझे थमा दिया। उसके गुर्दों में वाकई दर्द होता था। मुझे ये मालूम करने में देर नहीं लगी थी। हर एक का छोटा मोटा कोई ना कोई मर्ज लगा ही रहता है। फिर जब तक मैं दुकान में रहा और दूसरे कामों के साथ मुलाजमों को नुस्खे लिख लिख कर भी देता रहा। दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक सेल बंद कर दी जाती थी ताकि मुलाजिम इत्मीनान से खाना खा लें। सादिक भी गोया मेरा मुरीद हो गया। उसे सांस का मर्ज था। उसने मुझसे अपने लिए नुस्खा लिखवा लिया। खाने के वक्त मेरी बड़ी खातिर मदारत हुई। अक्सर मुलाजिम अपने घरों से खाना लेकर आए थे। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ 2-1 लुकमे जरूर खा लूं। मकसूद मियाँ, हम सब मिलकर हजूरे वाला से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी कोठी पर किसी और को रख लें, तुम्हें यहाँ भेज दें। क्यों भाई मतीन? सादिक ने अपने ख्याल की तायीद के लिए मतीन की तरफ देखा। मतीन और फिर दूसरे मुलाजमों ने भी सादिक की हाँ में हाँ मिलाई। फिर आज की सेल तो देखो भाई सादिक, रोज से दुगनी तिगनी सेल है। हालांकि अभी दोपहर ही हुई है। महमूद हसन को मतीन मालिक और सादिक हजूरे वाला कहता था। दोपहर 2 बजे के बाद मैं वहां से चल दिया। मतीन ने जबरदस्ती किराए की मद में 2 रुपए मेरी जेब में डाल दिए और कहा, मकसूद मियाँ तुम रक्षा कर लेना, और तुम्हारे मालिक ने इस दरिया दिली पर तुम्हें डांटा तो फिर? मैं धीरे से हंस दिया। उन्हें कोई बताएगा जब ना। रही डांट फिटकार, वो तो खैर हमारे नसीब में है। रख लो ये रुपए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैंने रुपए वापस कर दिए और बोला, बस एक ही कन्नी दे दो, काफी है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से साहिब को तुम्हारी दयानत पर शक हो।
या तुम्हें पर्दा पोशी के लिए झूठ बोलना पड़े। तुम पर साहिब एतमाद करते हैं और इस एतमाद को कायम रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो है मकसूद मियाँ, हमारे मालिक भी तुम्हारी तरह कमाल के आदमी हैं। कभी कभी तो उनसे खौफ आने लगता है। कई दफ़ा तो उन्होंने ये तक बता दिया कि आज दोनों दुकानों पर कितनी सेल हुई है और कैश कितना है। तुम शायद यकीन ना करो कि वाकई उस रोज़ उतना ही कैश निकला, मतीन ने बताया। मतीन की बात मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन नहीं थी। महमूद हसन जैसा शख्स ये करतब दिखा सकता था। अगर वो ऐसी ही शैतानी सिफात का मालिक ना होता तो रुपए पैसे के मामले में सादिक या मतीन पर किस तरह भरोसा कर लेता। उसी रोज़ मुझे ये भी मालूम हुआ कि महमूद हसन ने अपने मुलाजमों में कुछ मुखबर भी पाल रखे थे। उन मुखबरों का ताल्लुक गोदामों से था। जो सामान भी गोदामों में आता और जाता वो उसकी तफसीली रिपोर्ट महमूद हसन को देते। इन मुलाजमों के अलावा 2 क्लर्क और एक खाक किस्म के मुंशी जी भी महमूद हसन के मुलाजिम थे। ये उसके हिसाब किताब का शोबा था। अपने दफ्तर के अलावा बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से ही में उसने एक छोटी सी जगह किराए पर और ले रखी थी। मुंशी जी कच्चे और पक्के दोनों तरह के खाते बनाने में माहिर थे। महमूद हसन के तकरीबन सारे ही कारोबारी राज मैंने आधे दिन में मालूम कर लिए। फिर मैं उसके मुलाजमों से रुखसत होकर बाजार की भीड़ में गुम हो गया। फिजा में परवाज करने का एक अलग ही लुत्फ है जिसे हम जिनजाद ही अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। मैं भीड़ में इसलिए गुम हुआ था कि आदमजाद से जिनजाद बन सकूं। बोल्टन मार्केट से जमशेद रोड पहुंचने में इसलिए मुझे देर ना लगी। कोठी में दाखिल होकर भी मैं अलियालीशी बना रहा कि देखूं महमूद हसन का क्या हाल है। वो अपनी ख्वाबगाह ही में था। उसे देखकर मुझे यूं लगा जैसे कुछ ही देर पहले सोकर उठा हो। साइमा को उसके पास देखकर मुझे हैरत हुई। वो महमूद हसन के सरहाने बैठी उसका एक हाथ दबा रही थी। अब उसके चेहरे से अजियत या हुज़्न मलाल का इजहार नहीं हो रहा था। आदमजादियों के पास भी अंदाज़ो अदा के 1000 हरबे होते हैं। वो सख्त गिर से सख्त गिर आदमजाद को भी किसी न किसी तरह काबू कर ही लेती हैं। उनमें मर्दों से ज़्यादा कुव्वत बर्दाश्त होती है। वो हर तरह के हालात में जीने की राह ढूंढ लेती हैं। मुझे मालूम है आप बहुत थके हुए हैं, साइमा कह रही थी। रात को आप ठीक तरह सो भी नहीं सके। साइमा बेगम, कभी कभी तुम मुझे बहुत भोली और अच्छी लगती हो। महमूद हसन भी उस वक्त शराफत का नमूना बना हुआ था। कल से आप बहुत परेशान हैं, मुझे इसका भी ख्याल है। साइमा बोली, जाहिर है तुम्हें मेरा ख्याल ना होगा तो और किसे होगा। खाना खा लिया तुमने? आपके बगैर कैसे खा लेती। आज मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए शामी कबाब बनाए हैं। कबाब आप शौक से खाती हैं ना? अच्छा तो फिर उठने दो, मैं नहाकर ज़रा ताज़ा दम होता हूँ, फिर खाना खाएंगे। महमूद हसन ये कहकर बिस्तर से उठ गया। अब वो बड़ी हद तक एतदाल पर नजर आ रहा था। उसके अंदर छुपे हुए शैतान ने शायद वक्ती तौर पर आंखें मूंद ली थीं। मुझे उस वक्त अचानक ही ये ख्याल आया कि महमूद हसन को अपनी जिन्नाती सफ़ात के ज़ेरे असर ले सकता हूँ या नहीं। वो मेरी तरफ से बेखबर था और ऐसे में ये कोशिश मुमकिन थी। मैं वाकिफ था कि ये एक खतरनाक कदम है और इससे मुझे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। फिर भी मैंने हिम्मत कर ही ली। साइमा बावर्ची खाने में जा चुकी थी और महमूद हसन अकेला गुसल खाने की तरफ बढ़ रहा था। महमूद हसन पर मैं मुसल्लत हुआ ही था कि खिलाफे तवक्को उसका जिस्म साकित हो गया। मैं उसे अपने असर में लेने की कोशिश करने लगा। उसने झिरझिरी ली। इसी के साथ मैंने चंद मानूस अल्फाज सुने। वो चंद ही लम्हे होंगे कि मैं महमूद हसन को काबू में करने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहा। फिर मुझे जोरदार झटका लगा और मैं दूर जा गिरा। महमूद हसन मेरी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मुमकिन है कि मैं वहां मजीद ठहरता तो वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देता। मैंने फरार हो जाना ही मुनासिब समझा क्योंकि मुझे अपनी कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं रहा कि मैं बासानी दूसरे आदमजादों की तरह महमूद हसन पर काबू नहीं पा सकता। ये कोशिश मेरे लिए खतरनाक तो साबित ना हुई कि मैं किसी अजियत का शिकार हो जाता, मगर नतीजा सिफर ही रहा। मजीद कुछ देर फिजा में परवाज करके मैं उसकी कोठी के सामने उतर गया और इंसानी हैयत इख्तियार कर ली। मैं अंदर पहुंचा तो देखा महमूद हसन और साइमा बावर्ची खाने के सामने बिछी हुई मेज पर खाना खा रहे थे। बतूल गरम गरम रोटियां डाल रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने पूछा, वापसी में इतनी देर कैसे लग गई? लहजे में किसी कदर बरहमी थी। बरहमी की वजह मेरे लिए समझना मुहाल नहीं था। मैंने ही तो उस पर मुसल्लत होने की कोशिश की थी। जनाब, आप ही ने तो मुझसे दोपहर के बाद आने को कहा था। मैंने उसे याद दिलाया। अच्छा ठीक है, जाओ और कपड़े बदलो। उसके लहजे में झुंझलाहट थी। यही कपड़े पहनकर शाम को फिर तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुमने खाना तो खा लिया होगा मकसूद? साइमा मुझसे मुखातिब हुई। मेरे बोलने से पहले ही महमूद हसन ने कहा, और क्या ये अब तक भूखा होगा? खाने पीने के मामले में ये लोग कभी पीछे नहीं रहते। मैं अपने कमरे से कपड़े तब्दील करके दोबारा अंदर पहुंचा और घर के कामकाज में बतूल का हाथ बटाने लगा। शाम को 4 बजे के करीब हाजी साहिब आ गई। उनकी आमद तवक्को के खिलाफ थी। मालूम हुआ कि वो महमूद हसन की मिजाज पुरसी के लिए आए हैं। जब मैं उनके लिए ड्राइंग रूम में चाय लेकर गया तो वो महमूद हसन से बोले,
تمہارا یہ ملازم مقصود ہیرا ہے، اس کی وجہ سے آج میرا ایک بڑا کام بن گیا۔ کوئی 1 مہینے سے میں اپنا ایک ٹینڈر منظور کرانے کی جدوجہد میں تھا، آج بات بن ہی گئی۔ وہ کیسے حاجی صاحب، اور اس میں مقصود کا کیا ذکر؟ محمود حسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ جواب میں حاجی صاحب نے اپنے ساتھ میرے سلوک اور غیر ملکی کپڑے کے تھان کا قصہ سنا دیا۔ پھر کہنے لگے، مجھے آج تک کوئی ایسا مہذب اور سمجھدار ملازم نہیں ملا، تم خوش قسمت ہو۔ اسی سے مجھے تمہاری طبیعت کی ناسازی کا علم ہوا، سو چلا آیا۔ مجھے تو آپ کی زبانی اس کے بارے میں یہ سن کر حیرت ہو رہی ہے، اس سے بھلا کاروبار کی کیا سوجھ بوجھ نہ ہوتی تو تمہاری دکان کے ملازم اس کے اشاروں پر نہ چلتے۔ اسی نے تو تمہاری دکان کے ایک ملازم کو گودام بھیج کر غیر ملکی کپڑے کے 10 تھان نکلوا کر مجھے دکھائی تھے، حاجی صاحب نے بتایا۔ محمود حسن کے چہرے سے یہ ظاہر ہونے لگا جیسے اسے حاجی صاحب کی باتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ خاموش ہی رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تم اندر جاؤ مقصود، ضرورت ہوئی تو آواز دے کر بلا لوں گا۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر حاجی صاحب چلے گئے۔ محمود حسن نے ان کی موجودگی میں مجھے دوبارہ نہیں بلایا۔